नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स। कॉन्सिक्वेंस मतलब समझते हो ना, इम्प्लीकेशन क्या है, इम्पैक्ट क्या है एथिक्स का, ठीक है ना। तो पहला क्या देखा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स के बाद क्या देखा, एसेंस ऑफ एथिक्स। अब एसेंस भी समझ में आ गया, तो अब देखते हैं कि भाई कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं ना, एथिक्स के क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ये चीजें। तो ये तीनों सेपरेट पढ़ना है आपको, सेपरेट क्वेश्चन आ जाएगा इस पर कि भाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, एसेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है बताओ, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स क्या होता है ये बताओ, ठीक है। तो ये देख लिया, ये देख लिया, अब ये बचा है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कि एथिक्स है, इसके कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हैं ना, हाँ भाई इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा ये देखना है। तो एथिक्स के कॉन्सिक्वेंस को हम दो पार्ट में देख लेते हैं। क्या हो कि जब एथिक्स हो, है ना, जब एथिक्स होते हैं तब क्या होता है, मतलब व्हेन एथिक्स आर देयर। नेक्स्ट, व्हेन एथिक्स आर नॉट प्रेजेंट, तब क्या होता है ना, ये देखते हैं। और इसमें भी हम देखेंगे कॉन्सिक्वेंस उसका एट इंडिविजुअल लेवल पर क्या पड़ेगा, है ना, सोसाइटी लेवल पर क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ी तो भाई नेशनल लेवल पर नेशन के लिए क्या होगा, है ना, ठीक है ना। तो ये सब हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर जो भी सिचुएशन आएगा वैसे करके हम देख लेंगे इनको, ठीक है ना। और कॉन्सिक्वेंस अगर हम देखेंगे तो इसको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस देख लेंगे और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देख लेंगे, ठीक है ना। तो नेगेटिव एसोसिएटेड होगा इससे, पॉजिटिव एसोसिएटेड होगा इससे, ठीक। तो मतलब कैसे भी पूछे उस हिसाब से आप बता दोगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पर क्या इम्पैक्ट होता है जब एथिक्स होता है ना, एथिक्स यहाँ पर एथिक्स जब होगा, है ना, जब एथिक्स होगा तब क्या होगा। सबसे पहला कि भाई एक बात बताओ कि एथिक्स आपको आपकी बेसिक नीड फुलफिल करने के लिए हेल्प करता है कि नहीं करता। तो हाँ भाई, एथिक्स हमारा जो बेसिक नीड है उसको फुलफिल कराता है। पहला ये ह्यूमन है ना, ये ह्यूमंस है, ये ह्यूमन नीड समझ लो इनको, है ना, इनको सेटिस्फाई करता है ना। तो ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है ना, कौन सी बेसिक बेसिक जो इम्यूनिटीज होती हैं। प्लस ह्यूमन के राइट्स को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। प्लस ये जो होता है आपका हेल्प करता है आपको अचीव करने में अल्टीमेट गोल याद करो मैंने क्या बताया, इंडिविजुअल का अल्टीमेट गोल क्या होगा, अल्टीमेट गोल होता है जो चीफ गुड होता है, मतलब जो अल्टीमेट गोल होता है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण अटेन करने को। तो उसके लिए हेल्प करता है कि नहीं करता, हाँ बिल्कुल करता है। तो एथिक्स हेल्प करता है, हेल्प्स इन अचीविंग चीफ गुड। चीफ गुड बोले तो अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट गोल बोले तो सेल्फ रियलाइजेशन, है ना, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब निर्वाण, जो भी टर्म आप जानते हो सब बता दो यहाँ। ये एथिक्स ही है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, चीफ गुड या अल्टीमेट गोल को आप अटेन कर सकते हो, है ना। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, एथिक्स हेल्प करता है कि आप अपने आइडियल्स को अचीव कर सको, है ना, आप अपने आइडियल्स पर रीच कर सको। मतलब एथिक्स हेल्प्स पीपल टू रीच देयर
आइडियल्स, ठीक है ना। मतलब आपने एक आइडिया बनाया है या फिर आपने एक आइडियल तैयार किया है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एथिक्स का सहारा ही तो लेकर के पहुंचना पड़ेगा, है ना। एथिक्स के माध्यम से ही तो आप पहुंचोगे। अब देखो ये एक चार्ट होता है, ये एथिक्स में बहुत बार आपको यूज होगा, ठीक है ना। एक ह्यूमन की जो ह्यूमन को आप देखोगे ना, ह्यूमन की नीड्स जो होती हैं उसको हमने डिवाइड बांट लिया है बहुत सारे पार्टों में, ठीक है ना, 5 पार्ट में, 1 2 3 4 5। तो इसको बोलते हैं हम सबसे पहले जो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक। फिजियोलॉजिकल नीड्स मतलब जैसे कि भाई वो चीज जो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, जैसे हो गया फूड हो गया, है ना, स्लीप हो गया, सेक्स हो गया, इन सब चीजों की बात करता है। एथिक्स इसको भी तो एडवोकेट करता है। अब देखो जैसे सेक्स की बात करें तो भाई हिंदू सोसाइटी में सेक्स को मनाही है क्या? किसी भी सोसाइटी में सेक्स मनाही नहीं होती, बट डिपेंड करता है कि किस समय आप कर रहे हो, ठीक है ना। देखो मैरिज के बाद तो उसको और बोला जाता है कि आप इन चीजों को और बढ़ावा दो, नहीं तो भी संतान नहीं होगी, संतान नहीं होगी तो आपको पता है कि भाई आगे वंश नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए इसको तो और सेक्स को और बढ़ावा दिया जाता है शादी के बाद, कि आप इसको जितना ज्यादा मतलब फैमिली का जो फैमिली प्लानिंग डिस्करेज की जाती है, फैमिली एक्सपांसन बढ़ाने की बात की जाती है, समझा क्या। लेकिन शादी से पहले इसी चीज को क्या बोला जाता है, डिस्करेज किया जाता है। बट फिर भी फिजियोलॉजिकल नीड्स है वो सेटिस्फाई करने की बात करता है ना, कामसूत्र जैसी बुक लिखी गई है ना, ये सब इसी चीज के लिए, ताकि आप अपने जो बेसिक नीड्स हैं उन सबको फुलफिल कर सको, समझ में क्या। तो ये फूड स्लीप इन सब की बात करता है, तो ये एथिक्स इसको भी एडवोकेट करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, सिक्योरिटी नीड्स। सिक्योरिटी नीड्स जैसे कि भाई रोटी तो चलो इधर आ गया, मकान हो गया, जॉब हो गया, होम आ गया इसमें, जॉब आ गया, सिक्योरिटी, तो आप लाइफ सिक्योर रहेगा, आप भी सिक्योर रहोगे, तो ये सिक्योरिटी नीड्स होती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन जैसे कि आपको समाज में स्टेटस चाहिए होता है ना, फैमिली चाहिए आपको, स्टेटस चाहिए आपको, रुतबा होना चाहिए आपको, ठीक है ना, लव चाहिए आपको। तो ये सब क्या है, सोशल रिकॉग्निशन, समाज में एक्सेप्टेंस वाली चीजें आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम। नेक्स्ट आता है सेल्फ स्टीम, मतलब आत्मसम्मान वाली चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, है ना, डिग्निटी हो गई, ठीक है ना, ये सब चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। फिर लास्ट में आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब क्या होता है, इसको सेल्फ एक्विजिशन भी बोलते हैं, ठीक है ना। सेल्फ एक्विजिशन मतलब ये वो वाला चीज होता है जहां पर आप अपने आप को समझ जाते हो और बाकी ये सब चीजों से मोह माया से दूर हो जाते हो, है ना। और जो ट्रूथ होता है, अल्टीमेट ट्रूथ होता है, वो सब समझने के बाद अब सिर्फ आप सेल्फलेसनेस आ जाती है यहाँ पे, समझ में आ गया। यहाँ पर सब क्या है, यहाँ पर सब सेल्फ होता है, यहाँ पर आने के बाद सेल्फलेसनेस आ जाती है, ठीक है ना। हम कहाँ तक पहुँचते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं वो पहुँचते हैं ये सेल्फ तक ही रह जाते हैं। और ये सेल्फलेसनेस तक कौन पहुँचता है, जैसे कि महात्मा गांधी, भगवान बुद्ध हो गए, समझा गया। तो ये सब चीज़ें, ये एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब चीज़ें, ये सब जो लोग हैं ये सब ये सेल्फ एक्विजेशन वाले स्टेज पे, समझा गया। तो एथिक्स हमको, एथिक्स ही के माध्यम से ही तो हम यहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे, है ना। एथिक्स नहीं होगा, एथिकल वैल्यूज नहीं होंगी तो यहाँ से यहाँ आप जा पाओगे, नहीं जा पाओगे, समझ में क्या ना। मतलब क्या बोल रहा हूँ, एथिक्स मोटिवेट करता है लोगों को काहे में, ताकि वो अपने जो गोल्स ऑफ लाइफ हो, है ना, उनको ऊपर ऊंचा रखें, प्लस सेल्फ स्टीम और सेल्फ रियलाइजेशन जैसे स्टेज में वो पहुंच सके, समझा क्या। तो ये सब क्या है, एथिक्स के माध्यम से ही होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये बात याद रख लेना कि इंडिविजुअल लेवल पर कैसे एथिक्स इम्पैक्ट करता है, ठीक। तो ये इंडिविजुअल लेवल पे मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब एक चीज और समझो, ये एथिक्स ही है, एथिक्स है जिसके कारण, एथिक्स के कारण ये वैल्यू है, ये व्यक्ति है, इस व्यक्ति में क्या आएंगे, वर्चूस आएंगे,
वर्च्यूज का मतलब क्या होता है? गुण, सद्गुण, है ना, अच्छे गुण जो होते हैं एथिक्स के कारण ही इस व्यक्ति में आएंगे, और ये अच्छे गुण के कारण ही तो फिर वो अचीव करेगा। देखो एथिक्स शेप करता है आपकी वर्च्यूज को, एथिक्स ने शेप कर दिया आपकी वर्च्यूज को। अब इस वर्च्यूज के माध्यम से, इस वर्च्यूज के माध्यम से आप अपने जो गोल है और जो आइडियल्स है उनको अचीव कर पाओगे। समझ में आ गया ना? मतलब वर्च्यूज क्या होती हैं? ये क्वालिटीज होती हैं, क्वालिटीज होती हैं, ठीक है ना। इससे आपका जो कैरेक्टर है वो पता चलता है ना। ये क्वालिटीज होती हैं जो रिफ्लेक्ट करती है आपकी कैरेक्टर को, प्लस ये क्वालिटीज होती हैं जो हेल्प करती हैं, हेल्प्स पर्सन टू रीच हिज गोल्स, आइडियल्स, एटसेट्रा। समझा क्या? तो ये वर्चूज को शेप करती है, वर्चूज के आधार से ही आपके कैरेक्टर का रिफ्लेक्शन होता है, और जो होता है कि भाई आपका जो आइडियल्स है और जो आपके गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हो आप इन वर्चूज के माध्यम से ही। समझ में आ गया? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, और एक चीज समझो यहाँ पे, एक चीज और समझना कि देखो ये व्यक्ति है, इंडिविजुअल है। अब मैंने आपको क्या बताया, इसके दो चेहरे होते हैं, एक ये दो, अब तीन समझ लेते हैं, तीन होते हैं, है ना, तीन समझते हैं यहाँ पे, ये तीन तरीके से इसको आप देख रहे हो। एक होता है आइडियल सेल्फ, एक होता है रियल सेल्फ, एक होता है परसीव्ड सेल्फ। आइडियल सेल्फ का मतलब होता है कि वो क्या बनना चाहता है ना, वॉन्ट्स टू बी, ये व्यक्ति क्या बनना चाहता है, वॉन्ट्स टू बी। रियल सेल्फ में कि वो क्या है एक्चुअली में, वॉट ही इज। और परसीव्ड सेल्फ में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं कि कैसा है, मतलब वॉट ही थिंक ही इज, वॉट ही थिंक ही इज, ये हो जाएगा आपका परसीव्ड में, कि वो रहता है ना कि कई बार मैं दिखना कैसा चाहता हूं, ठीक है ना, कि भाई और सामने वाला मेरे को कैसा परसीव कर रहा है, तो इसमें ये वाले एंगल आ जाएंगे। आइडियल सेल्फ मतलब वो क्या बनना चाहता है, रियल में वो एक्चुअली में क्या है, और परसीव्ड में वो क्या सोचता है कि वो क्या है, ठीक है ना। तो ये होता है इसमें। अब ये तीन चीजें हो गई, लेकिन एथिक्स क्या होता है, अब बताओ अच्छा क्या होता है, ये रियल सेल्फ है, और ये है आइडियल सेल्फ। इसको वाइस वर्स कर देते हैं, इसको लेते हैं हम आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ। इन दोनों के बीच में गैप है, मतलब वो रियलिटी में कुछ और है और दिखता जो है वो अब होना कुछ और चाहिए उस व्यक्ति को, ठीक है ना, ये है। लेकिन ये नॉर्मल हर व्यक्ति होता है, लेकिन जब आपको अच्छा कब माना जाएगा, जब कोई गैप ही ना हो, रियल सेल्फ, ये दोनों के बीच में गैप है, ये रियल सेल्फ हो गया, ये आइडियल सेल्फ है, दोनों के बीच में क्या है, गैप ही नहीं है ना। तो ये अच्छी कंडीशन कौन सी है, ये बैड होता है, ये आइडियल है, ये गुड है, ठीक है ना। लेकिन यहां से यहां तक कब पहुंचोगे आप, हम तो यहाँ पे है ना, हमको यहाँ पे पहुंचना है, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कौन हेल्प करेगा, यहाँ एथिक्स रहेगा, एथिक्स शेप करेगा आपकी वर्च्यूज को। ये वर्च्यूज क्या होगा, ये हेल्प करेगा, विल हेल्प टू नैरो डाउन द गैप, और फाइनली जो गैप होगा मर्ज हो जाएगा, है ना, मर्ज हो जाएगा, मतलब अब रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ आप में एक हो जाएगा, मतलब आपके अंदर ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी आ जाएगी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब जो आप सोचोगे वही आप करोगे, जो वैल्यूज होंगी आपकी, है ना, तो आप सोचने में और करने में, कथनी और करनी में फर्क नहीं रह जाएगा, आप एक हो जाओगे। महात्मा गांधी जो सोचते थे वही वो एडवोकेट भी करते थे, और वही वो करते भी थे खुद में भी, है ना। वो शक्कर वाली कहानी सुनी होगी आपने, मीठी वाली, महात्मा जी की, तो वो सब से आप समझ सकते हो कि भाई ये ऐसे एथिक्स इनको इंडिविजुअल लेवल को हेल्प करता है, ठीक है ना। प्लस क्या बोल सकते हो, ये इंडिविजुअल है, ये क्या करता है, डिसीजन लेगा, तो ये एथिक्स इसको सेव करेगा कि नहीं,
इसके डिसीजन मेकिंग को। हाँ, एथिक्स शेप करेगा इसके डिसीजन मेकिंग को, ताकि इसका डिसीजन इंक्लूसिव हो, सस्टेनेबल हो, है ना। तो भाई एथिक्स हेल्प्स इंडिविजुअल इन मेकिंग गुड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डिसीजन, ये भी आप बोल सकते हो। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एथिक्स हेल्प करता है आपको ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। समझ में आ गया। तो ये सब चीज इंडिविजुअल लेवल पर आप बता दो कि एथिक्स कैसे हेल्प करता है, ठीक है ना, कैसे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की ही बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट कहां पर ऑफ एथिक्स एट ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। है ना, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल वैल्यूज होंगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी भाई, एक बात बताओ, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं। क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। किंगफिशर का क्रेडिबिलिटी अच्छा है कि टाटा का क्रेडिबिलिटी अच्छा है। क्रेडिबिलिटी मतलब जिस पर आप आसानी से भरोसा कर सकते हो, ठीक है ना। क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बढ़ता है जब अगर उस ट्रस्ट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में अगर एथिकल वैल्यूज है तो। समझ में आ गया। प्लस अगर वो ऑर्गेनाइजेशन एथिकल वैल्यूज के आधार पर चलती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। समझ में आ गया। तो इसमें क्या होगी, सस्टेनेबिलिटी आती है। नहीं तो जैसे कि बैंक फेल हो जाते हैं, कॉर्पोरेट फेलियर्स होता है, ये सब क्यों होते हैं, क्योंकि स्कैम वगैरह क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉपर एथिकल वैल्यूज से वो काम नहीं करते हैं, इसीलिए उनमें बैंक फेलियर होते हैं। समझ में आ गया। तो अगर आप चाहते हो कि भाई बैंक फेल ना हो, कॉर्पोरेट फेल ना हो, है ना, तो क्या चाहिए आपको कि भाई सब कुछ एथिक्स के, एथिकल वैल्यूज के आधार पर सब कुछ चलती रहे। नेक्स्ट है कि अगर आप चाहते हो कि वहां पर आपके ऑर्गेनाइजेशन में गुड वर्क, एथिकल वैल्यूज रहेंगे तो गुड वर्क कल्चर आएगा कि नहीं आएगा। गुड वर्क कल्चर, जैसे कि मान लो कि भाई ऑफिस में भाई कमेंट पास करते हैं लड़के लड़कियों पर, छेड़खानी होती है, ये सब क्यों होती है, क्योंकि ऑफिस के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है। और अगर एक ऑफिस में अच्छा एथिकल वैल्यूज और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है तो फिर वहां पर ये जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वुमेन्स का, वो सब नहीं होगा। समझ में आ गया। तो गुड वर्क कल्चर आता है एथिक्स से। समझ में आ गया कि भाई वहां पर काम करने का जो वर्क कल्चर होता है ऑफिस का, वो इंप्रूव होता है। उसके साथ साथ ये एथिक्स के कारण ही 3 E's को प्रमोट होते हैं। जैसे कि अगर एथिकल वैल्यूज होंगी तो वही आपका ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन में एफिशिएंसी आएगी, है ना, इकोनॉमी मतलब उसका पैसा आएगा, बढ़ेगा, प्लस इफेक्टिवनेस आएगी। और ये चीज अल्टीमेटली किस चीज को जन्म देंगी, एक्सेलेंस, मतलब कंपनी का बहुत ज्यादा एक्सेलेंसी बढ़ेगी, कंपनी का नाम होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट कि भाई अगर एथिकल वैल्यूज के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेटिव देखने को मिलेगा, जो लोग हैं मतलब उनके में यूनिटी देखने को मिलेगी और लीडरशिप देखने को मिलेगी। तो एथिकल वैल्यूज के कारण क्या होगा, यूनाइटिंग पीपल एंड इफेक्टिव लीडरशिप, ये देखने को मिलती है। रतन टाटा जैसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि बाकियों के लिए एज एन आइडियल काम करते हैं, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का मोरल अप रखते हैं। तो ये सब कैसे होता है, जब भाई एथिकल वैल्यूज को आप इनकलकेट करोगे तब भी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि भाई जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही, है ना, अंदर ही मतलब इंट्रा, है ना, इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होगा कि नहीं, इंट्रा रिलेशनशिप जो होगा वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट होता है इंटर रिलेशनशिप। इंटर रिलेशनशिप मतलब कि 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप भी इंप्रूव होंगे। देखो इंट्रा मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रिलेशनशिप इंप्रूव होना, है ना, और इंटर मतलब क्या होता है, इन इन सब के बीच में आपस में रिलेशनशिप इंप्रूव होना। तो इंटर रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिसीजन मेकिंग होती है वो सस्टेनेबल होगी, है ना, और इंक्लूसिव होगी।
अगर डिसीजन जो होगा, डिसीजन में आपको इंक्लूसिवनेस देखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट क्या होता है, सोशल कैपिटल बढ़ेगा। सोशल कैपिटल मैंने आपको गवर्नेंस में पढ़ाया था क्या होता है। सोशल कैपिटल मतलब होता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, है ना, जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं गवर्नेंस में, है ना, सोसाइटी में, उनके बीच में ट्रस्ट बढ़ना, ट्रस्ट डेफिसिट जो होता है वो ना हो, ट्रस्ट सरप्लस रहे, मतलब एक दूसरे पे लोग भरोसा करें, एक दूसरे पे गुडविल बने, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं सोशल कैपिटल। सोशल कैपिटल का निर्माण कब होता है, जब जैसे कि यहाँ पे बताया ना, इंटर रिलेशनशिप लोगों के बीच में ये सारी चीजें जो होंगी अच्छी होंगी अगर, तो ट्रस्ट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे पे भरोसा करेंगे, जब भरोसा होता है तो सोसाइटी में लॉन्गेविटी हो जाती है, सोसाइटी में अच्छा एक हार्मनी, पीसफुल, ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो ये सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट 1 मिनट यहाँ पे आओ, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्गेविटी बढ़ जाती है, सस्टेनेबिलिटी मतलब यहाँ पे लिख लो आप, लॉन्गेविटी बढ़ जाती है ना। भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन देखना 200 साल से कई लिखा रहता है सिंस 1850, सिंस 1950, मतलब 100 साल 200 साल से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो ऐसा क्यों चलती है, क्योंकि वो इसीलिए चलती है क्योंकि उनके अंदर क्या है, एथिकल वैल्यूज होते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोबिटी आएगा, तो यहाँ पे प्रोबिटी क्या है आगे पढ़ेंगे, प्रोबिटी इन ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आता है, ठीक। तो ये सब चीजें आप बोल दोगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सब चीजें हम समझ गए। पॉजिटिव इंपैक्ट कॉर्पोरेशन में क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं सोसाइटी पर क्या होता है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ एथिक्स इन या फिर एट सोशल लेवल। तो सबसे पहला क्या, सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, है ना, सिक्योरिंग सोसाइटी का है कि ताकि सेफगार्ड बना रहे सोसाइटी में, समझ में क्या, सोशल ऑर्डर बना रहे, तो ऐसा लिख लो, ये सोसाइटी है। सोसाइटी में सोशल ऑर्डर कब बना रहेगा, जब एथिकल वैल्यूज आएंगी, है ना। सोशल कैपिटल जनरेट करने के लिए याद करो मैंने क्या बताया, सोशल कैपिटल अभी यहाँ भी आ जाएगा वहाँ भी आ जाएगा। सोशल कैपिटल मतलब क्या होता है, सोशल कैपिटल होगा तभी तो भाई जो इंटीग्रेशन होगा, है ना, जो फ्रेटर्निटी की बात करते हैं वो सब सोशल कैपिटल के आधार पर ही बनता है, समझ में आ गया। नेक्स्ट कि भाई अगर आप चाहते हो सोसाइटी में पीस बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, हार्मनी बना रहे, है ना, सोसाइटी में टॉलरेंस रहे एटसेट्रा, तो उसके लिए एथिकल वैल्यू जरूरी, समझा कि ना। नेक्स्ट अगर आप चाहते हो सोसाइटी में इंटीग्रेशन रहे, स्टेबिलिटी रहे, तो एथिकल वैल्यूज के आधार पर ही तो हो सकती हो, समझा क्या, है ना। नहीं तो अगर एथिकल वैल्यूज नहीं रहेगी, अगर आप चाहते हो कि देश में इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम ना हो, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को ना हो, तो उसके लिए एथिकल वैल्यूज को आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब तो जाकर के इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी आपके देश में। मतलब जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है, जैसे कि माओइज्म हो गया, नक्सलिज्म हो गया, है ना, जो आपका वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, है ना, इंसर्जेंसी होती है, ये सब क्यों होती है, क्योंकि भाई आपने डिनाई किया है, राइट्स को डिनाई किया है, आपने उनके अधिकारों का हनन किया है, रिसोर्स का अननेसेसरली एक्सप्लॉइटेशन किया है, जंगल जमीन से उनको वंचित कर दिया है। तो अगर आपने एथिकल वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करके ये सब चीज किया होता तो ये सब नहीं होती। तो सोसाइटी में इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है ना। नेक्स्ट होता है सोसाइटी में, जैसे कि भाई आप सिक्योर करना चाहते हो, जैसे कि मान लो कि भाई आप सिक्योर करना चाहते हो, सिक्योरिंग दी सोसाइटी। अब ये सिक्योरिटी जो होती है ये मल्टीपल डायमेंशन, मतलब इसका ब्रॉड सेंस में बात कर रहे हैं, किसी भी सेंस में आप इसको जोड़ सकते हो कि भाई सोशल सिक्योरिटी को जोड़ लो आप, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी को जोड़ लो आप, है ना भाई, पॉलिटिकल सिक्योरिटी को जोड़ लो आप, तो हर चीज़ आ जाएगा इसमें कि सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए, सोशल कैपिटल को बिल्ड करने के लिए, है ना, ट्रस्ट बढ़ाने के लिए, हार्मनी बनाने के लिए, ठीक है ना, तो ये सब याद रख लेना। नेक्स्ट होता है सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी,
है ना, सोसाइटी के एडवांसमेंट के लिए भी आपको ये जरूरी होता है, ठीक है ना, क्योंकि एडवांसमेंट कब आएगा, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिख सकते हो आप कि भाई जब सोसाइटी में इक्वालिटी रहेगी, लिबर्टी रहेगी, टॉलरेंस रहेगा, जस्टिस रहेगा, फ्रेटर्निटी रहेगा, अल्ट्रुइज्म होगा, मतलब सेल्फ सेक्रीफाइस, जब ये सब चीजें होंगी तब क्या होगा, तब भाई सोसाइटी में एडवांसमेंट आएगी, सोसाइटी आगे बढ़ेगी। नहीं तो जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा, छुआछूत होगी, अनटचेबिलिटी होगी, डाउरी होगा, तो ये सब चीजें से सोसाइटी एडवांस करेगी कि नहीं करेगी, नहीं करेगी भाई। तो इसीलिए आप चाहते हो अगर सोसाइटी का एडवांसमेंट हो, है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एथिकल वैल्यूज को के हिसाब से ही आप उनका एडवांसमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं क्या कि भाई जब एथिक्स नहीं होता है तब क्या होगा, व्हाट इफ एथिक्स इज नॉट देयर, जब ये मान लो एथिक्स नहीं है तब क्या होगा। तो वही अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल पर क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पर ये होगा भाई कि जो आपस में देश हैं उनके बीच में ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना, ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, एक दूसरे की बात नहीं करेंगे, जैसे कि अभी देखने को मिलता है इंडिया पाकिस्तान यूएस साउथ कोरिया, है ना, इन सब के बीच में देखो ट्रस्ट डेफिसिट कितना वो है, ठीक है ना। जब एथिक्स नहीं होगा तो ह्यूमन राइट वायलेशन होगा, है ना, वायलेशंस होंगे जो कि आपको अफ्रीकन नेशंस में देखने को मिलते हैं, ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस, ठीक है ना, ठीक है, ये जो वेस्ट एशिया वहाँ भी ह्यूमन राइट्स के वायलेशन देखने को मिलेंगे। फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स होंगे कि नहीं होंगे, फ्रीक्वेंट कन्फ्लिक्ट्स होंगे बिटवीन नेशंस, है ना। अभी देख लो एग्जांपल आर्मेनिया और अजरबैजान का, एग्जांपल आर्मेनिया अजरबैजान, है ना, जो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वर्ल्ड वॉर्स जो हुए थे, ठीक है ना, जो आपका जितने भी वॉर होते हैं, बैटल्स होती हैं, वो सब आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा, है ना, अगर ये नहीं होगा एथिकल वैल्यूज के हिसाब से काम नहीं, कोऑर्डिनेशन काहे में, फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल सॉल्यूशन जैसे कि क्लाइमेट के लिए क्यों नहीं आ पा रहा है ना, फॉर ग्लोबल सॉल्यूशन, क्लाइमेट के लिए, मरीन पॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना, क्लाइमेट चेंज के लिए, वो जो ये सब चीज़, ओजोन डिप्लीशन और इन सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। जब कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, फिर तो एक ही चीज़ होगी भाई, सब समाज जो होता है पूरा दुनिया जो है वो पतन की ओर बढ़ने लगी, समझ में। तो ट्रस्ट डेफिसिट, ह्यूमन राइट वायलेशन, कन्फ्लिक्ट, ठीक है, प्लस ये जो हाँ, एक चीज और समझो, जब ट्रस्ट डेफिसिट होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग काहे में ज्यादा होगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो होगी वो ज्यादा होगी मिलिट्री में, है ना, मिलिट्री में ज्यादा होगी, और लेस होगी काहे में, सोशल डेवलपमेंट में कम होगी। जब सोशल डेवलपमेंट में कम होगी तो मानव का कल्याण होगा कि नहीं होगा, सोसाइटी एडवांस ही नहीं कर पाएगी, सोसाइटी एडवांस नहीं कर पाएगी, समझ में क्या। तो एथिक्स का तो पर्पस ही डाइल्यूट हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप बता दोगे। वैसे भी आपने एक चीज सुना होगा कि भाई वॉर हमेशा लास्ट ऑप्शन होता है, भगवान श्री कृष्ण ने सारे ऑप्शन कर लिए थे, है ना, जब वो लास्ट में फिर वो जो धृतराष्ट्र है उनके पास ये लेके जाते हैं कि भाई ठीक है, आप उनको उनका जो भी था वो मत लौटाओ, लेकिन उनको 5 गांव दे दो, ठीक है ना, तब भी वो खुश रहेंगे, उसमें भी वो आपको माफ कर देंगे, बट फिर भी नहीं माने। तो फिर हमेशा जो महाभारत है उसमें यही सीख दी गई है, वॉर जरूर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बोला कि जब आपके सारे मीन्स एग्जॉस्ट हो जाए, है ना, जब सारे मीन्स एग्जॉस्ट हो जाए तब जाकर के, जब कोई ऑप्शन ना हो, ठीक है ना, तब आपको वॉर करना चाहिए। उसमें भी वो बोलते हैं कि वॉर इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको प्रतिशोध लेना है ना, कि बदला लेना है, इसलिए आपको वॉर करना है क्योंकि समाज में अब बहुत कुरीतियां आ गई हैं, उनको चेंज करना पड़ेगा, समाज में जस्टिस के लिए आपको वॉर करना है, समझ में क्या, ताकि अब ऐसा समाज में जैसा तुम्हारे साथ हुआ है बाकियों के साथ ना हो। नहीं तो अगर ऐसा ही होता रहेगा, क्योंकि भाई आप कुल वधुओं का चीरहरण होता रहेगा, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब क्या है इसका कि भाई सोसाइटी किस ओर चली गई है, समझ में आ रहा है? मतलब जब सारे ऑप्शंस आपके खत्म हो गए, कोई आपको कुछ करने वाला नहीं है, कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, और पूरा करप्ट हो गई है सोसाइटी, पूरी सब कुछ हो गई है, तो उस केस में क्या करना चाहिए, उस केस में फिर हमको लास्ट ऑप्शन में चेंज तो करना है ना भाई। अब देखो, धर्म की स्थापना करनी है आपको, राइटियस चीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, चाहे भले उसके लिए आपको
अधर्म करना पड़े या फिर उसके लिए आपको वॉर करना पड़े। तो वॉर कोई गलत चीज नहीं होती है, समझ में आ गया ना। वॉर ऑन टेररिज्म अच्छी चीज है ना, वॉर ऑन करप्शन अच्छी चीज है ना। तो यही वॉर को हम नेगेटिव सेंस में ही देखते हैं। वॉर अगर आपको डिफेंड करने के लिए है ना, अब चाइना अटैक कर दे भाई इंडिया पे, तो इंडिया वॉर क्यों नहीं करेगा। चाइना जो वॉर होता है डिफेंस के लिए वो अच्छा होता है। हाँ, ऑफेंसिव वॉर गलत है, बट वॉर इन जनरल हम उसको गलत समझते हैं, बट स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो वॉर अच्छी चीज है। और भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि सारे मीन्स आपको पहले यूज कर लेना चाहिए और फिर उसके बाद वॉर में जाना चाहिए, वॉर लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, समझा गया। तो ये चीज भी भगवान श्री कृष्ण से आप सीख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, एट नेशनल लेवल पर देखते हैं, अगर एथिक्स नहीं होगा तब क्या होगा एट नेशनल लेवल, ठीक। तो भाई वही करप्शन देखो, करप्शन देख लो आप, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन देख लो आप होते हैं, है ना। वर्क कल्चर इंडिया में जैसा करप्शन होगा, करप्शन के आधार पर हर ऑफिस में आप देखना करप्शन देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से उनका वर्क कल्चर हो जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। देखो इंडिया में एथिक्स नहीं है, एथिकल को वैल्यूज को अब उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ जो आप लोग पढ़ते हो स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी में, इन्हीं लोगों को ही बस एथिक्स पढ़ना रहता है। पॉलिटिशियंस पढ़ते हैं क्या, नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो भाई स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जा रहा है अब तो, ठीक है। तो मतलब ये क्या है, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होती है इससे, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक। उसके साथ साथ ये एथिकल वैल्यूज है, इसीलिए इशू होता है, इशू इन पार्लियामेंट, जैसे कि हंग पार्लियामेंट हो जाना समय समय पर, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाना, ठीक है ना, ठीक है। जो कास्ट पॉलिटिक्स होती कास्ट पॉलिटिक्स, कास्टिज्म जो होता है ना, ये सब चीजें, ठीक। कास्ट पॉलिटिक्स, इसके साथ साथ सोसाइटी में इनटॉलरेंस बढ़ रहा है, रेसिज्म बढ़ता है, कम्युनलिज्म बढ़ता है, ठीक है ना। ये एथिकल वैल्यूज ही लोगों में नहीं है, जो मिनिस्टर्स नहीं है उनमें, तो उसके कारण क्या होता है, मैनिपुलेशन ऑफ लॉज होता है, जो एलिट क्लास होते हैं उनके द्वारा मैनिपुलेशन ऑफ लॉज, ठीक है ना। सलमान खान अभी भी बाहर है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होता है, मैनिपुलेशन हो जाता है लॉज का, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है नेपोटिज्म होता है, फेवरेटिज्म होगा, ठीक है ना। इन सब के कारण 3 E's जो अभी पढ़ा मैंने आपको, उसकी वो कम हो जाएगा, है ना। सोसाइटी में ट्रस्ट डेफिसिट होगा इन पॉलिटिक्स के हिसाब से, और आपस में लोगों के पॉलिटिक्स जो चलती है उनके आधार पर समाज में ट्रस्ट डेफिसिट भी होता है ना। ट्रस्ट डेफिसिट मतलब इससे कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्या, सोशल लेवल पर क्या होगा। सोशल लेवल पर अगर एथिक्स नहीं है तो वही चीज अगेन जानते हो आप, इनटॉलरेंस बढ़ेगा, है ना। मॉब लिंचिंग जैसी घटना क्यों हो रही है, इसी कारण हो रही है ना, ठीक है। नेक्स्ट है काउ विजिलेंटिज्म, इस सब से आप अच्छे से अवगत हो, ठीक है ना। क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन, ये रेप केसेस वगैरह वुमेन के अगेंस्ट क्यों हो रहे हैं, ये एथिकल वैल्यूज ही नहीं है इसीलिए। और ये सब चीजें शुरू से ही अगर आपने इनकलकेट की होती, स्कूल में ही बच्चों को ऐसा तैयार किया होता तो नहीं होता। आप तैयार करते हो बस उनको इसलिए ताकि वो पैसे कैसे कमा सके, भोगवाद कैसे करे, मटीरियलिज्म दिखाते हो शुरू से ही उनको, टीवी में इतने एडवर्टीजमेंट, शुरू से ही उनको मटीरियलिज्म, भोगवाद और पैसे कैसे कमाना है, मनी ओरिएंटेड, ये सब चीजें सिखाते हो, तो आपके बच्चे अच्छे कैसे बनेंगे, समझ में गया। तो सोसाइटी उसी हिसाब से आपकी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो भाई क्राइम अगेंस्ट वल्नरेबल सेक्शन, इसीलिए गरीबों का यहाँ पर शोषण होता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कभी आपने उनको कंपैशन, एम्पैथी, ये सब चीजें उनको सिखाई ही नहीं, ठीक है। वल्नरेबल सेक्शन में वुमेन आ जाते हैं, चिल्ड्रंस आ गए, समझ में आ रहा है क्यों होता है ये सब। सब और सब एक ही चीज से आप समाज को सही कर सकते हो, कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी कुछ कर ले, कितना भी पढ़ा लो, कितना भी, इतना सब कुछ पढ़े लिखे होने के बाद भी सोचो यार, नोबल प्रोफेशन है
नोबल प्रोफेशन होता है, नोबल प्रोफेशन होता है डॉक्टर का, इंजीनियर का, ठीक है ना। डॉक्टर्स किडनी बेच रहे हैं, डॉक्टर्स मतलब क्या बोलूं, लूट रहे हैं, शोषण, यौन शोषण करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, इतने नोबल प्रोफेशन होने के बाद, है ना। वो मूवी देखी है ना, कौन सी है वो, अक्षय कुमार वाली, गब्बर, उसमें आप देखना, ये समझ में आएगा आपको कि भाई इतना मतलब नोबल प्रोफेशन होने के बाद यहाँ पे कोरोना पेशेंट्स के मरने के बाद पैसा लेने के लिए उनको कोरोना डिक्लेयर कर दिया जाता है, जबकि वो कोरोना नहीं रहते, ठीक है ना। ऑर्गन्स गायब कर दिए जाते हैं, मतलब डॉक्टर्स के प्रति अब ऐसा घृणा होने लगी है कि आप क्या ही बोलोगे, मतलब ऐसे ऐसे आने लगे हैं केसेस, ठीक है ना। ये सब चीज़ क्यों, क्योंकि एथिकल वैल्यूज सिखाई नहीं, सिर्फ ये सिखाया कि कैसे पैसे कमाओ, आप उनको मनी ओरिएंटेड बना दिए हो, इसलिए समझ में, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गया, गरीब हो गए, है ना। ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट बोल रहा हूँ मैं सोशल कैपिटल कम हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सोसाइटी में हमेशा सोशल कैपिटल कम होगा। यही चीज होती है, जब सोशल कैपिटल कम होता है ना तो सोसाइटी आपकी पतन, सोसाइटी डिक्लाइन होती है, लोगों का एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं रहेगा, है ना। कभी भरोसा नहीं करेंगे किसी चीज पर, जब भरोसा नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि भाई क्राइम वगैरह ये सब चीजें बढ़ेगी सोसाइटी में, है ना। क्राइम तो बता ही दिया मैंने ऊपर, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बता दोगे, और बहुत सारे पॉइंट मिसलेनियस में आ जाएगा, वो सब आप आगे पढ़ोगे ही तो वो सब लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एट इंडिविजुअल लेवल पर क्या होगा, एट इंडिविजुअल लेवल पर सोसाइटी में। नेक्स्ट करप्शन भी लिख देना पीछे, करप्शन बढ़ जाएगा, लोग कैसे हो जाएंगे, ईगोइस्टिक हो जाएंगे, ईगोइज्म बढ़ेगा, ठीक है ना, ईगोइज्म बढ़ेगा, लोग सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाएंगे, सेल्फलेसनेस नहीं रहेंगी। कहाँ भगवान बुद्ध सेल्फलेसनेस की बात करते हैं, और कहाँ आज की सोसाइटी, आज का एजुकेशन सिस्टम हमको क्या सिखाता है, हमारे माँ बाप ही हमको क्या सिखाते हैं, समझ में गए, इंटरेस्टेड, सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाएंगे लोग। आप सब अपने देखना, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इन सब चीज़ों को देखकर आपको सोसाइटी क्या सिखाया जाता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है रेप केस बढ़ जाएंगे, जो बढ़ रहे हैं, है ना, एसिड अटैक्स वगैरह, ये सब तो आप जानते ही हो, ये सब आ जाएगा। जो क्राइम्स बढ़ा था हम लोगों ने, क्रिमिनल्स बढ़ जाएंगे, है ना। सोचो अपने एक मान लो कि एक पर्स लूटने के चक्कर में सामने वाले पे मार दिया गया, उनको ये सब चीज कर दिया गया, ये सब हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट होता है ड्रग्स का सेवन बढ़ता है, एल्कोहलिज्म बढ़ेगा, अरे ये सब तो आप वैसे भी लिख सकते हो, नहीं आपको बताऊंगा तो, है ना, बुलिंग, रैगिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, हेडोनिज्म बढ़ेगा, हेडोनिज्म, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। हेडोनिज्म बढ़ना मतलब क्या होता है, जो प्लेजर सीकिंग बिहेवियर होता है, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर, है ना। जैसे कि प्लेजर मतलब सेक्सुअल प्लेजर हो सकता है, ड्रग प्लेजर हो सकता है, एल्कोहलिज्म हो सकता है, ये सब जो प्लेजर लेने की मतलब आपको जो इच्छा होती है वो बढ़ती है। नेक्स्ट होता है कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमरिज्म भोगवाद, ठीक है ना, जो दिन भर टीवी में एडवर्टीजमेंट देखते हो और शाम को आप पहुंच जाते हो कि भाई हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये सब क्या है, ये सब कंज्यूमरिज्म। इससे दुख होता है। भगवान बुद्ध बोलते हैं ना कि भाई दुख क्या है, क्यों होता है, प्लेजर रूट कॉज होता है किसका, डिजायर, उसका डिजायर जो होता है, डिजायर प्लेजर ये रूट कॉज होते हैं आपके दुख के। आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास प्लेजर होगा तो प्लेजर से आप उन चीजों को लेना चाहोगे, है ना, डिजायर होगा तो उन चीजों को लेना चाहोगे, आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो गलत काम करने लगोगे, फिर बुराई में फंसोगे, दुख रहोगे, जीन्स चाहिए पैसा नहीं है, फिर दुखी रहोगे उसमें कि जीन्स नहीं मिल रहा है, तो प्लेजर ही है, कंज्यूमरिज्म आ गया आपके अंदर। नेक्स्ट होता है मटीरियलिज्म, भोगवाद, है ना, मटीरियलिज्म, भाई नाइकी के जूते पहनने हैं, एडिडास की औकात है नहीं, और ठीक है ना, कार खरीदने हैं, सपने देखने हैं, ये इसके कारण फिर आदमी दुख रहता है। तो भगवान बुद्ध की जो थ्योरी है यहाँ पे रेलिवेंट हो जाती है, ठीक है ना। और वैसे भी ये जो भी बोलते हैं कि रेलेवेंट नहीं है और रेलेवेंट है, इसमें तो सवाल ही नहीं उठता। रेलेवेंट जैसे आपके दिमाग में आना ही चाहिए, नहीं चाहिए कि ये रेलेवेंट है कि नहीं। भगवान बुद्ध की जो बोली बातें हैं वो तो समाज के कल्याण के लिए है, तो वो आज नहीं तो कल, आप वो तो आप बेवकूफ़ हो इसलिए नहीं समझ पा रहे, थ्योरी तो वैसे भी रेलेवेंट रहने वाली, ठीक है। तो ये सब हमने देख लिया, जो इम्पैक्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है एथिक्स के, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिया, आप इसको कंप्लीट हो जाता हमारा ये कॉन्सिक्वेंस वाला टॉपिक।